प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भारतीय आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 3 से 5 दिसंबर के बीच करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न अपना है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास के लिए। कौन सा प्रश्न है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किस संस्थान ने भारत के साथ $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए ऋण पर हस्ताक्षर? एडीबी ने किए हैं। किसने? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा है? एडीबी बैंक के द्वारा $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए, ताकि क्या हो, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जो विकास कार्यक्रम है उसको गति दी जा सके। तो ये अपना पहला प्रश्न था, किसने दिया है? एडीबी ने $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया भारत को। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री, मतलब ये IMF की बात कर रहा है, जो इसकी पहली उप प्रबंधक निदेशक होगी। तो 2022 के अंदर इसे क्या है, पहली उप प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति की जो है वो की जाएगी। तो है कौन? तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो कौन है? गीता गोपीनाथ। तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये भारतीय है जो अमेरिका की नागरिक, तो भारतीय अमेरिकी है जो क्या है, इसकी उप प्रबंधक निदेशक होगी। कौन? नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। तो ये अपने दो प्रश्न। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा है पुनीत सागर अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? अपने को सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन ऑप्शन अपने पास है समुद्री तटों को कचरे मुक्ति हेतु अभियान, गंगा साफ सफाई हेतु, धार्मिक घाटों की साफ सफाई हेतु अभियान और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा समुद्री तटों को कचरे मुक्ति हेतु अभियान। और 1 महीने का ये अभियान चलेगा पुनीत सागर। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक चलेगा। किसके नेतृत्व में? एनसीसी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के नेतृत्व में ये चलेगा। काम क्या इसमें? समुद्र तटों को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने और इन्हें साफ रखने के महत्व बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी ये अभियान है पुनीत सागर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय एथलीट निकाय वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो ये किया गया है अंजू बॉबी को। किसने? अंजू बॉबी। अब ये अंजू बॉबी क्या है? एक एथलीट है, इन्हें लॉन्ग जंप में, तो भारतीय लॉन्ग जंपर है अंजू बॉबी। इन्हें क्यों दिया गया ये अवार्ड? तो अवार्ड दिया गया देश में खेल को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इनकी उपलब्धि क्या है? इनकी उपलब्धि भी क्या है? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो लंबी कूद में विश्व चैंपियनशिप 2003 में कांस्य पदक के साथ जीतने वाली एकमात्र भारतीय है। क्या है? एकमात्र भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नर्मदा परियोजना का संबंध है। नर्मदा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? वो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है नर्मदा परियोजना। अब ये परियोजना, ये नर्मदा है क्या? तो जो नर्मदा है ये एक पारंपरिक नर्मदा शिल्प, ये नर्मदा का एक शिल्प है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए ये परियोजना लागू की गई है। इसमें क्या है? कालीन निर्यात को 600 करोड़ से 6000 करोड़ तक बढ़ावा देना। मतलब जो कालीन भैया, सबने देखी ना मिर्जापुर कालीन भैया, तो वो कालीनों का जो कारोबार है वो 600 करोड़ से 6000 करोड़ तक लेकर जाना। नर्मदा क्या है? ये नर्मदा है क्या? अब नर्मदा कैसे तैयार किया जाता है? ये भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है और इसे एक फेल्टिक तकनीक के द्वारा विशेष रूप से बनाया जा रहा है। वो है नर्मदा। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। तो ये कालीन निर्माण, या अगर अपने देखिए जो हस्तशिल्प है, हाथ से बुनाई का काम है, भेड़ की ऊन से ये नर्मदा बनाया जाता है, एक गलीचा बनाया जाता है। इसके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए परियोजना जारी की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? चलिए देखते हैं अपने कि 2 और 3 दिसंबर की मतलब 2 दिन 3 के पहले आधी रात को क्या हुआ? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें भारी जनहानि हुई। क्या था उसमें? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक गैस का नाम आता है। हमेशा एग्जाम में यह पूछा जाता है कि किस गैस के रिसाव के कारण वो त्रासदी हुई थी 1984 में? तो ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कंपनी कौन सी थी? अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो इसके प्लांट से क्या हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण क्या भारी त्रासदी हुई थी। तो उसी के चलते क्या है, ये 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है चर्चित ग्रेटर टिप्रालैंड। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर टिप्रालैंड क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। ग्रेटर टिप्रालैंड, ध्यान रखिएगा, ये मांग की जा रही है बार बार कि टिप्रालैंड को क्या एक राज्य का दर्जा दिया जाए। किस लिए? कि त्रिपुरा के कई आदिवासी जो संगठन है, जो टिप्रालैंड है ना, इसका नाम है, ये टिप्रा नाम से एक जनजाति है। किस नाम से? टिप्रा नाम से एक जनजाति है और वही क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र है वो टिप्रालैंड है। तो आदिवासी संगठनों ने हाथ मिला लिया, जितने भी त्रिपुरा में संगठन, आदिवासी संगठन, उन्होंने कहा कि टिप्रालैंड को स्वायत्तता दी जाए, तो अलग राज्य बनाया जाए। तो ध्यान रखिएगा, अलग राज्य का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग राज्य की मांग की जा रही है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत। तो ये टिप्रालैंड क्या है? त्रिपुरा से संबंधित है। किससे है? त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्र है और अलग राज्य की मांग कर रही है। तो ये ग्रेटर टिप्रालैंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? तो ध्यान रखिएगा, केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। कब हुआ था? 1976 में हुआ। केवल एक बार हुआ है इसमें संशोधन। चलिए, ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में क्या राज्यसभा में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए निजी विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, निजी विधेयक पेश करने की अनुमति देने का जो अपना निर्णय था वो सुरक्षित रखा है सभापति ने। ठीक है, तो जो निजी विधेयक है ये क्या होता है? ये जो मंत्री नहीं होते हैं, जो सदस्य होते हैं लेकिन मंत्री नहीं होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा जो विधेयक पेश किया जाता है वो निजी विधेयक होता है। अब संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? 368 के तहत किया जा सकता है, लेकिन ये एक इसमें बाध्यता है कि मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। मूल ढांचा क्या है? परिवर्तित ना हो, कि मूल ढांचों को क्या है, कुछ क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा आप इसमें संशोधन कर सकते हो। ठीक है, यह वाद कौन सा था? केशवानंद। कौन सा वाद है? किसने कहा गया? ये केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, 1973। इसमें यह कहा गया था कि आप मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अन्यथा आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यह पेश किया गया, लेकिन इसमें निर्णय क्या सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में चल रहा है दिसंबर के अंदर। तो कहां मनाया जाता है? नागालैंड में क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव है, वो मनाया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर तक ये उत्सव चलेगा। कारण कब स्टार्ट किया था? वर्ष 2000 में ये स्टार्ट किया था। कहां पर? नागालैंड में। क्यों? क्योंकि नागालैंड को क्या है, पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि ये जुड़ा हुआ है या इस तरीके से कुछ भी नहीं है, लेकिन नागालैंड को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चर्चित ठोडा। ये क्या है? ठोडा संदर्भित करता है तमिलनाडु का क्षेत्रीय नृत्य है, हिमाचल का युद्ध खेल नृत्य है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला नशीला पौधा है और बिहार में लकड़ी का हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। क्या है ये ठोडा? तो ठोडा है हिमाचल का युद्ध खेल नृत्य है। ठोडा क्या है? हिमाचल का युद्ध
खेल नृत्य है और ये तीरंदाजी के रूप में खेला जाता है, तीर कमानों से खेला जाता है और हिमाचल का पारंपरिक युद्धक खेल नृत्य है और महाभारत काल से ये खेला जा रहा है। कब से? महाभारत काल से, क्योंकि महाभारत तीर भाले तलवारों से हुई थी, तो याद रखिएगा महाभारत काल से ही ये तीर कमान से खेलने वाला एक युद्धक खेल नृत्य है जो हिमाचल में होता है। कैसे? अब क्या है, 2 दिवसीय मेला चल रहा है, कहां पर? हिमाचल में। कहां? शिमला में पर्यावरण, परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले 2 दिवसीय मेले में ठोडा का प्रदर्शन किया गया, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा S-400 मिसाइल सिस्टम भारत किस देश से खरीद रहा है? बहुत बार चर्चा में रहा है, बहुत बार क्या इस पे अपने कवर भी कर चुके हैं क्लास में। तो ये है अपने रूस से भारत ले रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है ये। इजराइल की कौन सी है? इजराइल का भी एक सिस्टम है, कौन सा? आयरन डोम। ये भी काफी चर्चा में रहा था क्योंकि आयरन डोम को नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका का भी एक सिस्टम है, कौन सा? थार्ड। ये भी एक क्या है? डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलों से डिफेंस सिस्टम है। और S-400 है वो है इसका रूस का। चाइना के पास में भी एक डिफेंस सिस्टम है। तो ये था अपना प्रश्न, S-400 रूस से ले रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किस विद्रोह को कक्षा 8 की NCERT इतिहास की पाठ्य पुस्तक में केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाएगा? तो कौन सा विद्रोह है जिसको कक्षा 8 की NCERT में शामिल किया जाएगा? तो वो है अपना पाइका विद्रोह है। कौन सा है? पाइका विद्रोह। कहां पर हुआ था पाइका विद्रोह? उड़ीसा में हुआ था। कब? 1817 में। इस पे चर्चा चली थी कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम विद्रोह माना जा सकता है, लेकिन नहीं, ये एक क्रांतिकारी या पहला विद्रोह माना जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें जो जन आंदोलन था वो सीमित था। तो 1817 में हुआ था। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे जगबंधु। कौन थे? विद्याधर जगबंधु थे। ठीक है, नाम पूरा यह था, विद्याधर जगबंधु, बक्सी विद्याधर जगबंधु। ठीक है, बक्सी विद्याधर जगबंधु। तो ये व्यक्ति थे बक्सी विद्याधर जगबंधु, इनके नेतृत्व में था। ये पाइका थे कौन? तो उड़ीसा के अंदर, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के अंदर जो क्या थे, तलवार युक्त, या अगर अपने देखें कि राजा के नेतृत्व में वे किसान कौन से? जिनको युद्ध कला आती हो, जो राजा को क्या करते थे, जो उनकी सहायता करते थे युद्ध में, और उनको क्या भूमि आवंटित की जाती थी, और वो एक तरीके से पारंपरिक रूप से किसान थे, लेकिन वो युद्ध कला में निपुण थे और राजा को वो सहयोग भी करते थे। तो उन्होंने विद्रोह किया था, किसके नेतृत्व में? ये बक्सी विद्याधर जगबंधु के नेतृत्व में। कब किया था? 1817 में इन्होंने विद्रोह किया था। अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। तो 1921-22 में, 1920 में आंदोलन कौन सा था? एक विश्वव्यापी आंदोलन था, विश्वव्यापी नहीं, भारत का था, बड़ा आंदोलन था, असहयोग। कौन सा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी के चलते 1921-22 के अंदर कहां पर? केरल के अंदर। कहां पर? केरल में यह विद्रोह हुआ। जो कृषक मुसलमान थे, ये इन्होंने किया था, मुसलमानों ने किया था। केरल के अंदर कृषक मुसलमान थे, उन्होंने ये विद्रोह किया था। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह की। किसकी? संथाल विद्रोह की। जो संथाल विद्रोह है ये 1855-56 में संथाल बंगाल के अंदर, कहां पर? बंगाल बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर। यहां पर 2 व्यक्ति थे, सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू ने क्या किया? यहां पर आंदोलन, ये विद्रोह है वो किया। ठीक है, क्योंकि ये संथाल जो है ये एक जनजाति है। क्या है? ये एक जनजाति है। तो इन्होंने जनजातीय क्षेत्र में जो हस्तक्षेप था अंग्रेजों का, तो उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। अब आता है कुका विद्रोह। ये कब? 1860 से 70 के बीच में हुआ। कहां? पंजाब में हुआ था। कहां पर? पंजाब में। जो सिख धर्म है उसमें सुधार के लिए ये किया गया था। ठीक है, और इसका प्रवर्तक कौन था? अगर अपने देखें नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ये था भगत राव। ठीक है, भगत राव के नाम से व्यक्ति था जिसने क्या है, ये आंदोलन किया था या विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस भारतीय को सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के सह संस्थापक कौन थे? जैक डोर्सी। तो उन्होंने क्या पद छोड़ दिया है। उसके बाद में
भारतीय मूल के किस प्रौद्योगिकी कार्यकारी को ट्विटर का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल को नया अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पावर योजना। कौन सी योजना है? पावर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पावर क्या है? प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब नाम से पता चल गया कि वुमेन से संबंधित है, तो पता ही चल गया। ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? शरब के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा है प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने या असमानता को कम करने की योजना है। इसके दो घटक हैं, एक तो है पावर फेलोशिप, एक है पावर रिसर्च ग्रांट। इसमें तो छात्रवृत्ति दी जाएगी फेलोशिप के अंदर, और रिसर्च के लिए क्या है? ग्रांट दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी तो सारे के सारे सही है। ठीक है, जो सारे सारे ऑप्शन है वो सारे के सारे सही है। चलिए चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम है सुर्खियों में रहे G20 ट्राइका। ये ट्रोइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? पहली बात तो ये ट्रोइका है क्या? ये जुगाड़ क्या दे दिया यहां पर? ये ट्रोइका है क्या? तो पहले तो अपने आंसर देखते हैं कि इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। वो शामिल नहीं है सऊदी अरब, शामिल नहीं है भारत, शामिल है इटली, शामिल है इंडोनेशिया, ये तीनों शामिल है। अब ये ट्रोइका है क्या? तो ट्रोइका के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में एक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए यह ग्रुप बनाया गया है। अब जो G20 है, जो विश्व के प्रमुख 20 देश हैं, जो विकसित देश है, तो उनका ये संगठन है। इसमें क्या भारत भी शामिल हुआ है जी ट्रोइका में। इसमें जी ट्रोइका में। अब ये ट्रोइका है क्या? ट्रोइका मतलब एक तो त्रिपद बोलते हैं ना, तीन जिसमें शामिल हो। तीन कौन कौन से है ट्रोइका में? अभी ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया, भारत। ट्रोइका बनता कैसे है? ट्रोइका जो G20 सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा, क्या अध्यक्षता करेगा? G20 सम्मेलन की जो देश अध्यक्षता करेगा वो अध्यक्ष तो वो देश रहेगा, लेकिन 2021 में अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। तो ट्रोइका बनता कैसे है कि एक तो भूतपूर्व देश, एक वर्तमान देश, एक अगले साल, उससे अगले साल जो अध्यक्षता करेगा वो देश, तीनों मिलकर एक समन्वयकारी एक नीति बनाएंगे। समन्वयकारी जो नीति बनाई जाएगी वो क्या होती है? ट्रोइका। तो तीन मिलकर जो समन्वय जो नीति है, समन्वय के लेकर जो ग्रुप बनाते हैं तीन देशों का, वो है ट्रोइका। तो ध्यान रखिए G20 ट्रोइका में ये तीन देश हैं, इटली, इंडोनेशिया, भारत। तो ये अपने 15 प्रश्न थे 3 दिनों के। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।